हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं सभी लोग? आई होप सो कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है झारखंड एजुकेशन हब में। और हम लोग अभी हैं झारखंड करेंट अफेयर्स के इस धमाकेदार और ताज़ा तरीन सेशन में, जहां पे हम लोग झारखंड के डेली करेंट अफेयर्स के बारे में समझने का प्रयास करते हैं। अगर बात की जाए इस क्लास की, तो आप सभी साथियों को ये मालूम होगा कि इस क्लास में हम लोग झारखंड के जो भी डेली करंट अफेयर्स होते हैं, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होता है, उन करंट अफेयर्स के बारे में समझने का प्रयास करते हैं। और क्लास के थ्रू कहीं ना कहीं इस चीज को भी समझने का प्रयास करते हैं कि हमारे झारखंड में अभी वर्तमान समय में क्या कुछ चल रहा है, झारखंड में क्या कुछ हो रहा है, झारखंड सरकार क्या कर रही है, झारखंड का डेवलपमेंट किस प्रकार से हो रहा है। तो सभी चीजों को आसानी से समझने का प्रयास करते हैं। और अगर आप झारखंड के किसी एग्जाम की तैयारी करते हैं, चाहे वो जेपीएससी का एग्जाम हो, जेएसएससी का एग्जाम हो या फिर कोई अदर एग्जाम हो, तो ये क्लास आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल रहने वाला है। क्योंकि झारखंड के किसी भी एग्जाम की बात करें, वहां पे आप लोगों को करंट अफेयर्स से क्वेश्चंस देखने को जरूर मिलेंगे। ठीक है, क्लास की बात की जाए तो क्लास रोजाना सुबह 5 बजे होती है। आप सभी को पता होगा ये क्लास रोजाना सुबह 5 बजे होती है। तो रोजाना सुबह 5 बजे जुड़ना ना भूलें मेरे साथ इस क्लास में, जहां पे हम लोग झारखंड के डेली करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस करते हैं। तो चलिए आज के इस क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं झारखंड के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। अगर बात की जाए इस क्लास की, तो आप में से जितने भी ऐसे लोग हैं जो मेरे साथ अभी तक इस क्लास में नहीं जुड़े हैं, ये कौन सा क्लास है? ये क्लास है झारखंड जीके एमसीक्यू का क्लास। इस क्लास में क्या होता है सर? इस क्लास में झारखंड जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। सर कौन से क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करते हैं? उन क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करते हैं जिन क्वेश्चंस को जेपीएससी और जेएसएससी जैसी बड़ी संस्थाओं के द्वारा बार बार पूछा गया है। जेपीएससी और जेएसएससी के दो प्रीवियस एग्जाम हुए हैं, उन एग्जामों में कौन कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जिन्हें बार बार पूछा गया है, ऐसे कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जिन्हें घुमा के पूछा जाता है और आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, ऐसे कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो आने वाले एग्जामों में पूछे जाने की पूरी पूरी पॉसिबिलिटी बनती है। तो उन सभी चीजों के बारे में डिस्कस करते हैं। क्लास रोजाना रात को 9 बजे होती है और ये जो क्लास है ये मंडे टू फ्राइडे होता है। ठीक है, आप लोगों को याद रखना चाहिए कि ये जो क्लास है ये मंडे टू फ्राइडे रात को 9 बजे होती है। तो क्लास को आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, आइए क्लास को शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले आप में से बहुत से ऐसे लोग हैं जो पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं। हमारे ऐसे बहुत से भाई होंगे जो इस चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं और हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं। तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें और इस क्लास को भी एक लाइक जरूर से कर दें। आज के इस क्लास में हम लोग झारखंड के कुछ पुराने करंट अफेयर्स का ही रिवीजन कर रहे हैं, क्योंकि आप लोगों को भी पता है अभी चल रहा है चुनावी माहौल और इलेक्शन के इस माहौल में करंट अफेयर्स वो नहीं है जो कि हमें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो। इसलिए इस क्लास में हम लोग झारखंड के कुछ पुराने करंट अफेयर्स का रिवीजन जो है वो करेंगे। ठीक है, आज का हमारा पहला करंट अफेयर क्या है? झारखंड के किस जिले में क्या झारखंड का सबसे बड़ा पुस्तकालय का निर्माण जो है वो किया जाएगा? झारखंड का सबसे बड़ा पुस्तकालय कहने का मतलब क्या है? झारखंड का सबसे बड़ा पुस्तकालय कहने का सेंस ये बनता है कि लार्जेस्ट लाइब्रेरी इन झारखंड, झारखंड का सबसे लार्जेस्ट लाइब्रेरी। अब सही आंसर क्या होगा? इसके लिए 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, गढ़वा, पाकुड़, साहेबगंज और रांची। अब इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रांची। क्या होगा सही आंसर? ऑप्शन डी, रांची। रांची में क्या होगा? रांची में झारखंड का सबसे बड़ा पुस्तकालय यानी झारखंड का सबसे बड़ा लाइब्रेरी का निर्माण जो है वो किया जाएगा। कहां पे? रांची में। ठीक है, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, रांची। अब ये जो लाइब्रेरी है जिसका निर्माण रांची में किया जाएगा, इसकी जो क्षमता है, इसकी जो कैपेसिटी है वो 5000 स्टूडेंट्स की होगी। यानी एक साथ इस लाइब्रेरी में 5000 स्टूडेंट्स क्या कर पाएंगे? बैठकर अपनी पढ़ाई जो है वो कर पाएंगे। कितने? एक साथ 5000 स्टूडेंट्स। ठीक है, आप यहाँ पे डिटेल्स देख पा रहे हैं मेरे पीछे। तो अगर आपको नोट्स वगैरह बनाना है तो आप नोट्स बना सकते हैं कि झारखंड का सबसे बड़ा पुस्तकालय यानी सबसे बड़ा लाइब्रेरी का निर्माण जो है वो रांची में किया जाएगा। और यहाँ पे आपको सभी किताबें जो है वो मिल जाएगी। झारखंड गवर्नमेंट इसका निर्माण करेगी। लगभग 5000 स्टूडेंट्स एक साथ पढ़कर बैठ पाएंगे, इतनी इसकी कैपेसिटी होगी। तो लार्जेस्ट क्या?
लार्जेस्ट लाइब्रेरी इन झारखंड, कहां पे? रांची में। ठीक है, कितने क्षमता होगी? 5000 स्टूडेंट्स की बैठने की क्षमता होगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आप में से जिसे भी इस क्लास का पीडीएफ चाहिए, क्लास का पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम चैनल का, तो आप लोग जाके एक बार डिस्क्रिप्शन को चेक कर ले। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। तसर रेशम का सबसे ज्यादा उत्पादक राज्य कौन बना है? तसर रेशम। ठीक है, तसर रेशम का सबसे बड़ा या फिर सबसे ज्यादा उत्पादक राज्य जो है वो कौन बना है? बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और झारखंड। क्या होगा इसका सही आंसर? तसर रेशम। जब भी हम लोग रेशम की बात करते हैं, आप सभी को पता होगा कि रेशम जो है वो 4 प्रकार के होते हैं। मेनली अगर रेशम की बात करें, कॉटन की बात करें, तो कॉटन जो है वो 4 प्रकार का होता है। ठीक है, उन 4 प्रकार में से एक जो है वो तसर रेशम होता है। और तसर रेशम की बात की जाए तो तसर रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य बना है हमारा झारखंड। ठीक है सर, झारखंड अगर तसर रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य बना है तो झारखंड में कितना तसर रेशम का उत्पादन होता है? पूरे भारत में जितना भी तसर रेशम का उत्पादन होता है उसका के 70%, उसका 70% जो है तसर रेशम का उत्पादन हमारे झारखंड में होता है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। भारत में जितना तसर रेशम का उत्पादन होता है उसका 70% तसर रेशम का उत्पादन जो है वो झारखंड में होता है। ठीक है, अगर बात करें झारखंड में भी, तो झारखंड में सबसे ज्यादा संथाल परगना वाले क्षेत्र में बात करें, वहां पे तसर रेशम का उत्पादन होता है। यहाँ पे आप डिटेल्स देख सकते हैं कि 70% तसर रेशम का उत्पादन झारखंड में होता है। और तसर रेशम के उत्पादन में लगभग 45 से 55 दिन का जो समय है वो लगता है। आप लोग देख पाएंगे सभी डिटेल्स यहाँ पे। ठीक है, लगभग 45 से 55 दिन का जो समय है वो तसर रेशम में लगता है। और झारखंड में जिस तसर रेशम का उत्पादन होता है उसे ज्यादातर जो है वो विदेशों में क्या किया जाता है? विदेशों में निर्यात किया जाता है। तो ठीक है, झारखंड में उत्पादित तसर रेशम का निर्यात जो है वो ज्यादातर विदेशों में किया जाता है। और इस चीज को आप बहुत ही अच्छे से देख पाएंगे, यहां से आप अपने नोट्स वगैरह जो है वो अच्छे से बना पाएंगे। क्लियर? ठीक है, चलिए आइए आगे बात करते हैं। तसर रेशम तो कुछ इस प्रकार से आप लोग देख पा रहे हैं कि तसर रेशम का जो उत्पादन है कुछ इस प्रकार से किया जाता है। पूरे भारत में जितना भी तसर रेशम का उत्पादन होता है केवल 30%, पूरे भारत में 30% तसर रेशम का उत्पादन होता है और 70% तसर रेशम का उत्पादन हमारे झारखंड में होता है। ठीक है, जब भी तसर रेशम की बात कर रहे हैं तो आप लोगों को एक चीज याद रखना है, क्या? कि झारखंड से निर्मित तसर रेशम का एक कपड़ा, जिस तसर रेशम का उत्पादन झारखंड में होता है उस तसर रेशम से निर्मित एक कपड़ा जो है झारखंड के प्रधानमंत्री के द्वारा अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन को गिफ्ट किया गया है। ठीक है, तो जो बाइडेन को जिस तसर रेशम का कपड़ा गिफ्ट किया गया है उस तसर रेशम का उत्पादन हमारे झारखंड में होता है। ठीक है, तो याद रखेंगे। आगे बात करते हैं। झारखंड के कितने पर्यटन स्थल पर स्काई वॉक का निर्माण जो है वो किया जाएगा? ठीक है, झारखंड के कितने पर्यटन स्थल पर स्काई वॉक का निर्माण किया जाएगा, यह है आज का हमारा तीसरा क्वेश्चन। चलिए, अब स्काई वॉक होता क्या है इसके बारे में जानेंगे, और झारखंड के कितने पर्यटन स्थल पर स्काई वॉक का निर्माण किया जाएगा इसके बारे में जानेंगे, और वो जो टूरिज्म स्पॉट है, पर्यटन स्थल है, कौन कौन से हैं उसके बारे में जानेंगे। चलिए, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं स्काई वॉक के बारे में। स्काई वॉक का मतलब क्या है, इस वर्ड से आप लोग समझ पाएंगे। स्काई वॉक से आप क्या समझ पा रहे हैं कि आसमान में चलने का जो अनुभव है वो आप लिख पाएंगे। कैसे? आसमान में चलने का अनुभव। अब आसमान में चलने का अनुभव आप लोग कैसे ले पाएंगे? आसमान में चलेंगे तभी तो, आसमान में चलेंगे तभी आपको वो फील आएगा कि हाँ हम आसमान में चल रहे हैं। ठीक है, आसमान में चलने के लिए क्या होता है, एक ग्लास ब्रिज का निर्माण किया जाता है। अब ग्लास ब्रिज का मतलब क्या है? शीशे का एक पुल होता है। क्या होता है? शीशे का एक पुल होता है। और शीशे का ये जो पुल है ये ट्रांसपेरेंट होता है, फुल्ली ट्रांसपेरेंट होता है। ठीक है, बहुत ऊंचाई वाले स्थान पर इस प्रकार का पुल का निर्माण किया जाता है। और इस पुल पर जब आप चलेंगे तो आपको ये अनुभव होगा कि आप जो है वो क्या आसमान पर चल रहे हैं। ठीक है, कैसे समझेंगे? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए 5। झारखंड के 5 टूरिज्म स्पॉट पर, पर्यटन स्थल पर स्काई वॉक का निर्माण किया जाएगा। ठीक है, कहां कहां पे किया जाएगा इस चीज को आप लोग याद रखें।
नेतरहाट में इसका निर्माण किया जाएगा, पतरातू वैली में इसका निर्माण किया जाएगा, दसम वाटरफॉल, जोन्हा वाटरफॉल और हुंड्रू वाटरफॉल, इन 5 जगहों में क्या किया जाएगा, तो स्काई वॉक का निर्माण जो है वो किया जाएगा। इस चीज को आप लोग याद रखेंगे। चलिए आगे बात करते हैं स्काई वॉक। तो आप लोग देख पाएंगे ये है स्काई वॉक। अब ये स्काई वॉक क्या है, इस एक ग्लास ब्रिज है और ये बहुत ही हाइट पर बनाया जाता है। अब इस ग्लास ब्रिज पर आप लोग जब चलेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आप जो है वो हवा में चल रहे हैं या फिर आसमान में चल रहे हैं। क्यों? क्योंकि एक तो ये बहुत ही हाइट पर होता है और जब आप इस पर चलेंगे तो ये ट्रांसपेरेंट होने के कारण आप नीचे जो है वो देख पाएंगे। तो नीचे आपका जमीन तो होगा नहीं, नीचे आपका बहुत हाइट पर बनाया जाता है तो ऑब्वियस बात है नीचे जमीन बहुत नीचे होगी, तो आपको ऐसा फील होगा कि आप आसमान पर चल रहे हैं। सर झारखंड में कहीं पे स्काई वॉक है क्या? झारखंड में कहीं भी स्काई वॉक नहीं है। ठीक है सर, बिहार में है क्या? हाँ, रिसेंटली बिहार के राजगीर में स्काई वॉक का निर्माण किया गया है। आप ये देख सकते हैं नीतीश कुमार जी स्काई वॉक का मजा लेते हुए। ठीक है, तो बिहार के राजगीर में स्काई वॉक का निर्माण किया गया है। झारखंड में अभी तक कोई स्काई वॉक नहीं है। झारखंड गवर्नमेंट के द्वारा ये कहा गया है कि झारखंड के 5 जगहों में स्काई वॉक का निर्माण किया जाएगा। वो 5 जगहें कौन कौन सी है आप लोग देख पाएंगे, नेतरहाट, पतरातू वैली, दसम वाटरफॉल, जोन्हा वाटरफॉल और हुंड्रू वाटरफॉल। ये वो 5 जगह है जहां पे स्काई वॉक का निर्माण जो है वो किया जाएगा। ठीक है, आइए। ठीक है, तो आप यहाँ पे डिटेल्स देख पा रहे हैं और बात करेंगे, ये आप देख पा रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। किसके द्वारा झारखंड में हमीन कर बजट ऐप और पोर्टल का उद्घाटन किया गया है? ठीक है, हमीन कर बजट ऐप और पोर्टल। ठीक है, क्या है हमीन कर बजट ऐप और पोर्टल, इसके बारे में समझेंगे। सबसे पहले बात करते हैं इसके सही आंसर की। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, हेमंत सोरेन। देखिए, झारखंड सरकार हर साल बजट लेके आती है, आप सभी को पता होगा झारखंड सरकार हर साल बजट लेके आती है। इस साल भी झारखंड सरकार बजट लेके आई थी और बात करेंगे इस साल के बजट की, तो ये कौन सा साल चल रहा है? ये चल रहा है फाइनेंशियल ईयर 2024-25। इस साल का बजट कितना है? 1,28,900 करोड़ का। आप लोगों को पता होगा फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के लिए झारखंड सरकार बजट लेके कितना आई थी? 1,28,900 करोड़ का। ठीक है, ये बजट क्या होता है? तो बजट में झारखंड सरकार कहती है कि हम कौन से क्षेत्र में कितना खर्चा करेंगे और वो जो खर्चा करेंगे उसमें मेरा इनकम क्या होगा। आप बोलेंगे सर मतलब, देखिए आप जब कोई मोबाइल खरीदने जाते हैं तो दुकानदार आपको बोलता है कि आपका बजट कितना है, तो दुकानदार से आप बोलते हैं सर मेरा बजट 20,000 का है। मतलब आप 20,000 तक एक मोबाइल जो है वो खरीदना चाहते हैं, मोबाइल खरीदने के लिए 20,000 खर्चा करेंगे। झारखंड सरकार का बजट है कि झारखंड सरकार डेवलपमेंट के लिए, लोगों के लिए कितना खर्चा करेगी। झारखंड सरकार कह रही है कि हम 1,28,900 करोड़ का खर्चा करेंगे एक साल में। ठीक है, अब झारखंड सरकार खर्चा करेगी तो खर्चा तब करेगी जब पैसे होंगे, तो झारखंड सरकार ये भी दिखाती है कि पैसे हमारे पास आएंगे कहां से। अरे खर्चा तो हम तब करेंगे ना जब मेरे पास पैसा होगा। आप तो 20,000 का मोबाइल तब लेंगे ना जब आप कुछ इनकम करेंगे। आप 20,000 रुपया कमाएंगे, 20,000 रुपया कमाएंगे तभी तो आप मोबाइल लेंगे। अब आपके घर वालों ने पूछ दिया कि ये 20,000 आया कहां से, तो आपको बताना पड़ेगा कि आपने कहां से ये 20,000 जुगाड़ किया, आपने कहां पे काम किया है, आपने किसी से उधार लिया है क्या। तो उस तरीके से झारखंड सरकार कह रही है कि हम 1,28,900 करोड़ खर्चा करेंगे इस साल में। ठीक है, तो हमीन कर बजट, ये देखिए हमीन कर बजट। ठीक है, इसके बारे में अभी आप लोगों को समझाएंगे। हमीन कर बजट क्या है? हमीन कर बजट के माध्यम से झारखंड सरकार क्या कह रही थी, लोगों से ये रिक्वेस्ट कर रही थी कि झारखंड का बजट जो है वो कैसा होगा, आप लोग हमें बताएं। आप झारखंड का कैसा बजट चाहते हैं इसके बारे में आप हमें बताएं। ठीक है, कि आप जो है झारखंड का कैसा बजट चाहते हैं, किस चीज के ऊपर कितना खर्चा करेगी झारखंड सरकार, आपके लिए क्या क्या करेगी झारखंड सरकार, इस चीज के बारे में आप उसको बताएं। तो लोगों की राय लेने के लिए एक ऐप और एक पोर्टल को शुरू किया गया था, लोगों की राय लेने के लिए, लोगों से सजेशन लेने के लिए। उस पोर्टल का नाम क्या है? उस पोर्टल का नाम है हमीन कर बजट ऐप और पोर्टल। क्या नाम है? हमीन कर बजट ऐप और पोर्टल। ठीक है, तो आप यहां पे डिटेल्स देख पाएंगे, लोगों से सुझाव के लिए इस चीज को मांगा जा रहा था। ठीक है, तो आप सभी चीजें आसानी से देख पा रहे हैं। क्लियर है? चलिए
यहां से आप अपने नोट्स भी बना पाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, आइए। झारखंड के कितने शहरों में डाक विभाग के द्वारा निर्यात केंद्र जो है वो खोला जाएगा? अब निर्यात केंद्र क्या होता है इसके बारे में आइए समझते हैं। सबसे पहले आप लोग याद रखें, डाक विभाग के द्वारा निर्यात केंद्र खोला जाएगा। देखिए, अगर आज के समय की बात करें, आज के समय में झारखंड से आप किसी भी चीज को अगर विदेश एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो नहीं हो पाएगा, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि झारखंड से हम किसी चीज को, कोई कंटेनर है, कोई किसी कंटेनर को हम लोग विदेश में एक्सपोर्ट करेंगे, फॉरेन एक्सपोर्ट करेंगे, तो नहीं हो पाएगी। क्यों? क्योंकि झारखंड में कोई भी पोर्ट नहीं है। पोर्ट नहीं है का मतलब बंदरगाह नहीं है। तो आप लोग देखेंगे बड़े बड़े जहाजों में क्या कंटेनर के माध्यम से चीजों को एक्सपोर्ट किया जाता है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी कोई गाड़ी है, उस गाड़ी को आप अमेरिका एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, तो आप नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि झारखंड में कोई पोर्ट ही नहीं है। तो डाक विभाग और झारखंड सरकार मिलकर झारखंड में 2 एक्सपोर्ट सेंटर खुलेगी। इन एक्सपोर्ट सेंटर के माध्यम से, इन एक्सपोर्ट सेंटर के जरिए आप बहुत ही आसानी से झारखंड से भी चीजों को विदेश में एक्सपोर्ट कर पाएंगे। झारखंड में 2 ऐसे एक्सपोर्ट सेंटर खोला जाएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कितने? 2, ठीक है। अब ये 2 कौन कौन से हैं, कहां कहां पे खोला जाएगा, इसे याद रखिए। झारखंड की सब कैपिटल दुमका और झारखंड की इंडस्ट्रियल कैपिटल या फिर फाइनेंस कैपिटल जमशेदपुर में इसे खोला जाएगा, ठीक है। झारखंड की सब कैपिटल दुमका और झारखंड की इंडस्ट्रियल कैपिटल या फिर फाइनेंस कैपिटल की बात करें तो जमशेदपुर में इसे खोला जाएगा। और इसके माध्यम से आप बहुत ही आसानी से, आप बहुत ही इजीएस्ट वे में क्या कर पाएंगे, तो झारखंड से चीजों को एक्सपोर्ट कर पाएंगे, ठीक है। तो आप देखेंगे इस प्रकार से बड़े बड़े जहाजों से चीजों को एक्सपोर्ट किया जाता है। लेकिन झारखंड में कोई भी पोर्ट ही नहीं है, झारखंड में कोई बंदरगाह है ही नहीं, तो आप कैसे एक्सपोर्ट कर पाएंगे, ठीक है। चलिए, हाल ही में झारखंड के किस वीर शहीद के नाम पर एक द्वीप का नाम जो है वो रखा गया है? झारखंड के कौन से वीर शहीद के नाम पर एक द्वीप का नाम रखा गया है? क्या होगा सही आंसर? आप सबको पता होना चाहिए कि झारखंड के वीर शहीद परमवीर चक्र सम्मानित अल्बर्ट एक्का के नाम पर एक द्वीप का नाम रखा गया है। कहां पे? अंडमान निकोबार में। अंडमान निकोबार में बहुत सारे द्वीप हैं। अंडमान निकोबार है क्या? द्वीपों का ही एक समूह है। बहुत से छोटे बड़े द्वीप आपको देखने को मिलेंगे। तो भारत सरकार के द्वारा जिन लोगों को परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया है, उन लोगों के नाम से एक द्वीप का नाम रखा गया है अंडमान निकोबार में। हर एक परमवीर चक्र सम्मानित व्यक्ति के नाम पर एक द्वीप का नाम रखा गया है, ठीक है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो आप यहां पे देख सकते हैं परमवीर चक्र सम्मानित अल्बर्ट एक्का के नाम पर पीएम नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसकी घोषणा की गई है कि अंडमान निकोबार में एक द्वीप का नाम जो है वो रखा गया है, ठीक है। परमवीर चक्र सम्मानित अल्बर्ट एक्का की बात करेंगे तो ये आप देख रहे हैं परमवीर चक्र सम्मानित अल्बर्ट एक्का 1971 का जो भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, उस भारत पाकिस्तान के युद्ध में ये शहीद हो गए थे। बाद में इन्हें परमवीर चक्र से भी सम्मानित किया गया। तो झारखंड के परमवीर चक्र सम्मानित अल्बर्ट एक्का के नाम पर देखिए, अंडमान निकोबार की बात करेंगे तो आप यहां पे देख पाएंगे अंडमान निकोबार, यहां पे बहुत सारे छोटे बड़े द्वीप है और कुछ इस प्रकार के द्वीप है अंडमान निकोबार में। और इसी प्रकार से एक द्वीप का नाम जो है अल्बर्ट एक्का के नाम पर रखा गया है। झारखंड के इकलौते व्यक्ति हैं जिनके नाम पर किसी द्वीप का नाम रखा गया है, ठीक है। चलिए आइए, हाल ही में झारखंड के किस शिक्षण संस्थान के छात्रों ने नैनो ड्रोन का निर्माण किया है? झारखंड के किस एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट्स के द्वारा नैनो ड्रोन का जो निर्माण है वो किया गया है? क्या होगा इसका सही आंसर? इसके सही आंसर की बात करेंगे एनआईटी जमशेदपुर। देखिए, आपको पता होना चाहिए कि आज के टाइम पे ड्रोन का जो यूज है वो हर जगह पे किया जा रहा है। अगर शादियों की बात करें, शादियों में ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है। अगर बात करें बड़े बड़े पार्टीज की, बड़े बड़े कोई फंक्शन हो गया, कोई फेस्टिवल हो गई, बड़े बड़े फेस्टिवल्स में, बड़े बड़े फंक्शन में ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है। साथ ही साथ आप देखेंगे एग्रीकल्चर में भी
ड्रोन का जो इस्तेमाल है वो किया जा रहा है। ठीक है, एग्रीकल्चर में ड्रोन का इस्तेमाल कुछ इस प्रकार से किया जा रहा है। और एग्रीकल्चर में ड्रोन का इस्तेमाल उर्वरक के छिड़काव में, कीटनाशक के छिड़काव में, बीज के छिड़काव में, इन सब चीजों में किया जाता है। ठीक है, अब एग्रीकल्चर में ड्रोन का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन एग्रीकल्चर में ड्रोन का इस्तेमाल करेंगे कौन? जो बड़े किसान होंगे। एक ड्रोन की कीमत 8 से 10 लाख रुपए है। जो ड्रोन एग्रीकल्चर में यूज किया जाता है उसकी कीमत 8 से 10 लाख रुपया होता है। जो ड्रोन शादी, पार्टी, फंक्शन, फेस्टिवल में यूज किया जाता है उसकी कीमत 1 से 2 लाख रुपया होता है। ठीक है, तो एग्रीकल्चर में कुछ इस प्रकार के बड़े बड़े ड्रोन का इस्तेमाल किया जाता है जो 8-10 किलो का जो वेट है वो कैरी कर पाए। ठीक है, इसकी कीमत 8 से 10 लाख होती है। अब जो नॉर्मल किसान है, जो गरीब किसान है, वो 8 से 10 लाख रुपया कहां पे एफर्ट करेगा? सोचिए, उसके पास 8 से 10 लाख होंगे तब तो वो ड्रोन खरीदेगा। इस्तेमाल तो सबको ही करना चाहता है। एग्रीकल्चर में कोई भी किसान है वो इस्तेमाल करना चाहता है। इससे टाइम की बचत होती है, मेहनत कम करना पड़ता है, मेहनत ज्यादा करनी नहीं पड़ती है। लेकिन 8 से 10 लाख रुपया होना भी तो चाहिए इसके यूज करने के लिए। तो एनआईटी जमशेदपुर, ये देखिए आर्टिकल देख पा रहे हैं आप लोग। ठीक है, इस आर्टिकल को आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें, यहां पे आप लोगों को डिटेल्स भी दिया हुआ है। चलिए आइए बात करते हैं। एनआईटी जमशेदपुर, इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। एनआईटी जमशेदपुर के स्टूडेंट्स के द्वारा एक नैनो ड्रोन का निर्माण किया गया है। ठीक है, ये जो नैनो ड्रोन है इसका खुद का वेट है 3 किलो और ये 8 किलो तक का वेट जो है वो कैरी कर सकता है अपने साथ, यानी 8 किलो तक का वेट अपने साथ लेके जा सकता है। अगर आप खेतों में बीज का छिड़काव कर सकते हैं तो 8 किलो बीज इसके ऊपर आप लोड कर सकते हैं और ये बीज का छिड़काव करेगी। तो इसका खुद का वेट है 3 किलो, 8 किलो वेट ये कैरी कर सकता है। अगर बात करें इसके नाम की, द फिनिक्स इसका नाम रखा गया है। भविष्य में कृषि में इसका उपयोग करने के लिए इस ड्रोन का निर्माण जो है वो किया गया है। तो देखिए आप देख सकते हैं आर्टिकल, एनआईटी जमशेदपुर के स्टूडेंट्स के द्वारा कुछ इस प्रकार से नैनो ड्रोन का निर्माण किया गया है जिसके माध्यम से आप बहुत ही कम कॉस्टिंग में, इसकी कॉस्टिंग बहुत ही कम है, लगभग 1 से 2 लाख रुपए इसकी कॉस्टिंग रखी गई है और आप 1 से 2 लाख रुपए में इसे खरीद कर खेतों में इस्तेमाल कर पाएंगे एग्रीकल्चर सेक्टर में। तो सोचिए, जिस ड्रोन के लिए आप 8 से 10 लाख रुपए दे रहे थे वो ड्रोन आपको 1 से 2 लाख रुपए में मिल जाएगा। तो बहुत सस्ता मिल रहा है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। एनआईटी जमशेदपुर, यह है एनआईटी जमशेदपुर, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इसका फुल फॉर्म है। इसकी स्थापना 1960 में किया गया था। आप लोग याद रखेंगे, एग्जाम में आप लोगों से पूछा जा सकता है कि एनआईटी जमशेदपुर की स्थापना कब की गई थी? 1960 में, 1960। ठीक है, देवघर जिले में क्या है, किनके द्वारा इफ्को नैनो यूरिया प्लांट का शिलान्यास किया गया है? देवघर जिले में किसके द्वारा इफ्को नैनो यूरिया प्लांट का शिलान्यास किया गया है? सही आंसर हो जाएगा अमित शाह के द्वारा, ऑप्शन डी। भारत के होम मिनिस्टर, गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा इफ्को नैनो यूरिया प्लांट का शिलान्यास देवघर जिले में किया गया है। ठीक है, कब किया गया है? 4 फरवरी को, आप देख पाएंगे। ठीक है, तो अमित शाह जी के द्वारा देवघर जिले में इफ्को नैनो यूरिया प्लांट का शिलान्यास 4 फरवरी को किया गया है। और अगर बात करें आर्टिकल की, तो ये आप आर्टिकल भी देख पा रहे हैं। इस आर्टिकल में आपको सभी डिटेल्स जो है वो मिल जाएंगी। क्लियर? ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। राज्य के किस जिले में आदि मानव के साक्ष्य और चित्रकला मिली है? आदि मानव होने के साक्ष्य मिले हैं, यानी झारखंड में आदि मानव है इस चीज की साक्ष्य नहीं मिले। झारखंड में किसी टाइम पे आदि मानव रहते थे इस चीज के साक्ष्य मिले हैं। उनसे जुड़ी कुछ चित्रकला भी मिली है। कहां पे मिली है? झारखंड के सिमडेगा जिले में, ऑप्शन सी। झारखंड के सिमडेगा जिले से झारखंड में आदि मानव होने के साक्ष्य मिले। अगर आदि मानव की बात करें तो आप जब स्टोन एज के बारे में पढ़ेंगे, चाहे बात करें हम लोग, स्टोन एज का मतलब है पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, नव पाषाण काल, मध्य पाषाण काल। तो स्टोन एज के जब बारे में जब आप पढ़ेंगे तो स्टोन एज में आपको देखने को मिलेगा आदि मानव। स्टोन एज में आदि मानव झारखंड में रहते थे, इस चीज के साक्ष्य मिले हैं, इस चीज के सबूत मिले हैं। कहां से मिले हैं? सिमडेगा से मिले हैं। हालांकि इसके पहले भी कई सबूत मिले हैं कि झारखंड में आदि मानव रहते थे, लेकिन सिमडेगा जिले से यह सबूत नहीं मिला था। अब सिमडेगा जिले में भी आदि मानव थे, इस चीज का सबूत जो है वो मिला है।
ठीक है, उनसे जुड़ी कुछ चित्रकलाएं मिली हैं। तो आप ये पहले नोट्स देखिए। अगर आप लोग अपने नोट्स बना रहे हैं तो इस रिटर्न फॉर्मेट के माध्यम से आप अपने नोट्स को बहुत ही इजीली बना पाएंगे। ठीक है, और कुछ इस प्रकार की चित्रकला है जो मिला है। कहां से मिला है? झारखंड के सिमडेगा जिले से मिले हैं। ठीक है, याद रखेंगे। क्लियर है? आइए, हाल ही में किए गए सर्वे के अनुसार वर्ष 2060 तक झारखंड के कितने प्रतिशत क्षेत्र में पेयजल की समस्या आएगी, ये कहा गया है। देखिए, आइए चीजों को समझते हैं। पेन को रखते हैं, समझ। आईआईटी बॉम्बे का आप लोग नाम सुने होंगे। झारखंड में भी एक आईआईटी कॉलेज है जो कि है आईआईटी आईएसएम, धनबाद में है। ठीक है, आप लोग आईआईटी बॉम्बे का नाम सुने होंगे, बहुत ही फेमस है आईआईटी बॉम्बे। आईआईटी बॉम्बे के द्वारा पूरे देश का एक सर्वे किया गया। ठीक है, अब आप लोग बोलेंगे सर इस सर्वे में क्या कहा गया? पूरे देश का जब सर्वे हुआ तो आईआईटी बॉम्बे के द्वारा यह सर्वे किया गया कि पीने के पानी, पेयजल की समस्या जो है वो कहां कहां पे है और कितनी मात्रा में है। तो ऑब्वियसली बात है, पूरे देश का सर्वे किया गया तो झारखंड का भी किया गया होगा। हाँ जी, आईआईटी बॉम्बे के द्वारा झारखंड का भी सर्वे किया गया। झारखंड का जब सर्वे किया गया, झारखंड के सर्वे करने के बाद रिपोर्ट जारी की गई, पूरे देश के रिपोर्ट जारी की गई, तो झारखंड का भी रिपोर्ट जारी किया गया। ठीक है, अभी हम लोग पूरे देश की बात नहीं करते हैं, अभी हम लोग बात करते हैं झारखंड की, क्योंकि हम लोग झारखंड के करंट अफेयर्स के बारे में देख रहे हैं। ठीक है, अब जब झारखंड के रिपोर्ट की बात करें तो आईआईटी बॉम्बे के द्वारा ये कहा गया कि झारखंड का 1/3 एरिया, यानी झारखंड का 1/3 हिस्सा, झारखंड का जो पूरा एरिया है, झारखंड का एरिया कितना है? 79,714 किलोमीटर स्क्वायर का, 79,714 किलोमीटर स्क्वायर का इसका टोटल एरिया है। ठीक है, अब ये इसका टोटल एरिया हम लोग लगभग जो है 80 मान के चलते हैं कि 80,000 किलोमीटर स्क्वायर का इसका टोटल एरिया है। ठीक है, 80,000 मानेंगे तो लगभग 27,000 का मतलब का क्या निकल के आएगा? समथिंग निकल के आएगा 1/3 एरिया। तो कहा गया है कि झारखंड का 1/3 एरिया यानी लगभग 27,000 किलोमीटर स्क्वायर में पेयजल की समस्या आ जाएगी। 1/3 एरिया 33%, झारखंड के पूरा एरिया जो है उसका 33% में पेयजल की समस्या आ जाएगी वर्ष 2060 तक, और झारखंड में पानी की बहुत ही दिक्कत हो जाएगी। अब ये सर्वे कैसे किया गया? झारखंड में जो ग्राउंड वाटर लेवल है उसकी जांच की गई अलग अलग जगहों पे। भूजल स्तर, ग्राउंड वाटर लेवल कहीं पे कम है, कहीं पे बहुत कम है, तो उसी आधार पर ये रिपोर्ट जो है आईआईटी बॉम्बे के द्वारा जारी की गई। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। झारखंड का 33% एरिया यानी झारखंड का 1/3 एरिया 2060 तक क्या होगा? यहाँ पे पेयजल की समस्या आ जाएगी। और ये जो रिपोर्ट है ये आईआईटी बॉम्बे के द्वारा कहा गया है। कब तक? 2060 तक ये जो समस्या है वो देखने को मिलेगी, आईआईटी बॉम्बे के द्वारा ये कहा गया है। ठीक है, सेम चीजें आपको रिटर्न फॉर्मेट में यहाँ पे मिल जाएगी और आप लोग अपने नोट्स यहाँ से बना पाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आप आर्टिकल को भी देख पा रहे हैं, अगर आप लोग चाहें तो इस आर्टिकल को भी अच्छे से पढ़ सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। आईआईटी बॉम्बे की बात करें तो आईआईटी बॉम्बे को ये आप लोग देख सकते हैं, आईआईटी बॉम्बे। और आईआईटी बॉम्बे की स्थापना आप लोग याद रखें 1958 1958 में आईआईटी बॉम्बे की स्थापना की गई थी। याद रखें आईआईटी बॉम्बे कहां पे है? मुंबई में है। 1958। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है यहां तक? यहां तक किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई परेशानी, किसी को कोई असुविधा? आई होप सो नहीं होगा। चलिए आगे बात करते हैं। ये क्वेश्चन कल के क्लास में आप लोगों से पूछा गया था। क्वेश्चन क्या था? हाल ही में झारखंड से किसे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो चामी मुर्मू। रिसेंटली हम लोग देखे थे चामी मुर्मू को 9 मई 2024 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया। ठीक है, अगर बात करें 2024 की तो 2024 में झारखंड की 2 महिलाओं को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पहली 22 अप्रैल 2024 में पूर्णिमा महातो को, 9 मई 2024 में झारखंड की दूसरी महिला चामी मुर्मू। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि इस वर्ष 2024 में झारखंड के कितने महिलाओं को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? 2 महिलाएं। कौन कौन? पूर्णिमा महातो, चामी मुर्मू। याद रखेंगे? ठीक है, आइए आज के लिए ये रहा आप लोगों का क्वेश्चन कि हाल ही में किसे ट्रिपल आईटी रांची का डायरेक्टर बनाया गया है? क्या होगा सही आंसर?
ट्रिपल आईटी रांची का डायरेक्टर किसे बनाया गया है? प्रोफेसर राजीव श्रीवास्तव, प्रोफेसर दीपक कुमार श्रीवास्तव, डॉक्टर रमेश शर्मा या फिर प्रोफेसर मोहित राज? क्या होगा सही आंसर? ट्रिपल आईटी रांची का डायरेक्टर जो है वो किसे बनाया गया है? ऑप्शन ए, बी, सी और डी। जो भी सही आंसर होगा कमेंट करके बताएंगे क्या कि ट्रिपल आईटी रांची का डायरेक्टर किसे बनाया गया। ठीक है, चलिए तो फिलहाल आज के लिए क्लास को यहीं तक रखते हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया इस क्लास में जुड़ने के लिए। और ये क्लास रोजाना सुबह 5 बजे होती है, तो क्लास में मेरे साथ बने रहें और झारखंड के दिल्ली करंट अफेयर्स के बारे में आप लोग अच्छे से समझने का प्रयास करें। फिलहाल आज के लिए इस क्लास को यहीं तक रखते हैं। टेक केयर, बाय बाय।